அப்புறம் அவனுங்களை சேஸ் பண்ணி 2 நாளா அவனுங்க மொத்தமாவே கொடுத்துடுறேன். மோசமான ஆளு. ஆபீஸ்ல கூட எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. வீட்டுக்குள்ளே வந்தா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இருக்கு. My family. அந்த விஷயம் உங்களுக்கும் தெரியும்ல மீரா. राजीव ये नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे आम आदमी की है जिसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण चल रही थी। उसकी एक नौकरी थी, पत्नी थी और 2 बेटियां थीं। लेकिन एक दिन वह एक बैंक के सामने पहुंचता है और उसी समय बैंक में डकैती पड़ जाती है। डकैत उसे भी अपने साथ उठा लेते हैं। कुछ ही देर बाद डकैतों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और सारे डकैत मारे जाते हैं, लेकिन वह आदमी बच जाता है। और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां से 17 करोड़ रुपए गायब मिलते हैं। अब पुलिस को शक होता है कि क्या यह आम आदमी ही 17 करोड़ रुपए लेकर भाग गया है। और यहीं से शुरू होती है आए। हमारा मुख्य किरदार है राजीवन। राजीवन एक साधारण सरकारी कर्मचारी है। वह अपनी पत्नी मीरा और 2 बेटियों के साथ रहता है। बाहर से उसका परिवार बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन घर के अंदर उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही होती। राजीवन और मीरा के बीच काफी दूरी आ चुकी होती है। राजीवन को यह भी पता चलता है कि मीरा का बैंक मैनेजर श्रीकांत के साथ संबंध है। इससे राजीवन पूरी तरह टूट जाता है। वह गुस्से में श्रीकांत से बात करने बैंक पहुंचता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसी समय बैंक में एक बहुत बड़ी डकैती होने वाली है। राजीवन बैंक के अंदर पहुंचता है, तभी अचानक कुछ नकाबपोश बदमाश बैंक में घुस जाते हैं। उनके हाथों में हथियार होते हैं। वे बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को काबू में कर लेते हैं और करीब 17 करोड़ रुपए लेकर भागने लगते हैं। राजीवन ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया है। अब डकैतों के लिए राजीवन एक बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि अगर वह पुलिस को उनके बारे में बता देगा तो वे पकड़े जा सकते हैं। इसलिए डकैत राजीवन को भी अपने साथ गाड़ी में बैठा लेते हैं। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि उसे रास्ता पता न चले। डकैत राजीवन को लेकर भाग रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें शक होने लगता है कि राजीवन के पास उनके बारे में कोई महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। इसी दौरान उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। तीनों डकैत मारे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि राजीवन जिंदा बच जाता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो डकैत मर चुके होते हैं, लेकिन 17 करोड़ रुपए वहां नहीं होते। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, पैसा गया कहां। पुलिस को पता चलता है कि एक्सीडेंट के समय राजीवन डकैतों के साथ था। डकैत मर चुके हैं, पैसा गायब है और जिंदा बचा है सिर्फ राजीवन। इसलिए पुलिस का शक सीधे उसी पर जाता है। लोग भी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि राजीवन ने डकैतों से पैसा छीन लिया और कहीं छिपा दिया। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल जाती है कि राजीवन के पास 17 करोड़ रुपए हैं। असल में राजीवन के पास उस समय पैसा नहीं होता, लेकिन अफवाह इतनी बड़ी हो जाती है कि लोग सच और झूठ में फर्क करना बंद कर देते हैं। अब राजीवन की मुसीबत और बढ़ जाती है। पुलिस उसे शक की नजर से देखती है। अपराधी उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहां तक कि आम लोग भी उसे देखकर पैसे के बारे में पूछने लगते हैं। एक छोटी सी घटना के बाद तो लोगों का विश्वास और मजबूत हो जाता है कि राजीवन के पास बहुत पैसा है। राजीवन अपनी बेटी को परेशानी से बचाने के लिए कुछ बच्चों को पैसे दे देता है, लेकिन लोगों को लगता है अगर यह आदमी 10,000 रुपए इतनी आसानी से दे सकता है तो जरूर इसके पास करोड़ों रुपए होंगे। और इसके बाद राजीवन की जिंदगी नरक बन जाती है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी मीरा पहले से ही उससे दूर हो चुकी होती है। उसे लगता है कि राजीवन की वजह से उसका और बच्चों का जीवन खतरे में पड़ गया है। राजीवन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने बैंक नहीं लूटा, लेकिन कोई उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं होता। मीरा आखिरकार राजीवन को तलाक के कागज भी दे देती है।
यानी एक तरफ पुलिस और अपराधी उसके पीछे हैं और दूसरी तरफ उसका अपना परिवार भी उससे दूर होता जा रहा है। अब राजीवन सोचता है कि अगर वह यह पता लगा ले कि डकैतों ने पैसा कहाँ छिपाया था तो शायद वह खुद को निर्दोष साबित कर सकता है। वह डकैतों के रास्ते और घटनाओं को याद करने की कोशिश करता है। इसी दौरान अनस नाम का एक पुलिस अधिकारी उसके संपर्क में आता है। अनस ऐसा दिखाता है जैसे वह राजीवन की मदद करना चाहता हो, लेकिन असल में उसके इरादे साफ नहीं होते। राजीवन को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि इस मामले में सिर्फ डकैत ही शामिल नहीं हैं। जांच आगे बढ़ने पर राजीवन को पता चलता है कि डकैतों ने पैसा एक दानपात्र में छिपाया था। राजीवन को वह पैसा मिल जाता है। अब उसके सामने सबसे बड़ा फैसला होता है। क्या वह पैसा पुलिस को दे दे या फिर अपने पास रखे, और यहीं पर राजीवन का किरदार बदलना शुरू होता है। जिस आदमी ने शुरुआत में कुछ भी गलत नहीं किया था, अब उसके हाथ में वास्तव में 17 करोड़ रुपए आ जाते हैं। राजीवन समझ चुका है कि इस पैसे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं। हर कोई इस पैसे को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अपराधी उसे मारना चाहते हैं, पुलिस उस पर शक कर रही है, और उसके परिवार की जान भी खतरे में है। राजीवन को समझ आता है कि सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा, उसे अपने तरीके से सब कुछ खत्म करना होगा। तभी मामला और गंभीर हो जाता है। राजीवन की बेटी जिया का अपहरण कर लिया जाता है। अब बदमाश राजीवन से 17 करोड़ रुपए की मांग करते हैं। राजीवन के लिए पैसा अब महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। उसके सामने सिर्फ एक चीज होती है, अपनी बेटी को बचाना। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा राज सामने आता है। अनस भी इस पूरे मामले में शामिल होता है। जिस पुलिस वाले पर राजीवन भरोसा कर रहा था, वही उसके खिलाफ साजिश में शामिल था। अनस और उसके साथियों का मकसद था राजीवन से 17 करोड़ रुपए हासिल करना। अब राजीवन समझ जाता है कि अगर वह पुलिस या किसी और पर भरोसा करेगा तो उसकी बेटी को बचाना मुश्किल होगा। वह खुद कार्रवाई करने का फैसला करता है। राजीवन पुलिस की गिरफ्त से निकलता है और उन लोगों तक पहुंचता है जिन्होंने जिया को अगवा किया था। वहां उसे अपनी बेटी भी मिलती है और चोरी का पैसा भी। अब राजीवन और अपराधियों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। आखिरकार राजीवन अनस और उसके साथियों को हरा देता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। पूरी साजिश सामने आ जाती है। जब पूरी सच्चाई सामने आती है तो सरकार और पुलिस को पता चलता है कि राजीवन बैंक डकैती में शामिल नहीं था। उसका नाम साफ हो जाता है। जिस आदमी को पूरा शहर चोर समझ रहा था, वही आखिर में निर्दोष साबित होता है। राजीवन अपने परिवार के पास वापस लौटता है। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी बड़ा ट्विस्ट बाकी है। सबको लगता है कि अब राजीवन पैसा पुलिस को सौंप देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। राजीवन 17 करोड़ रुपए में से ज्यादातर पैसा अपने पास रख लेता है। यही फिल्म एक बड़ा सवाल पूछती है, क्या राजीवन अभी भी पूरी तरह निर्दोष है? कानून के हिसाब से उसने डकैती नहीं की थी, लेकिन अब वह जानता है कि पैसा चोरी का है और फिर भी उसे अपने पास रखता है। राजीवन उस पैसे में से 70 लाख रुपए जैकब को देता है। जैकब की बेटी कई साल पहले गंभीर रूप से बीमार हुई थी और उसके इलाज के लिए उसने बहुत बड़ा कर्ज लिया था। राजीवन के दिए हुए पैसे से जैकब अपना पुराना कर्ज चुका पाता है। यानी राजीवन पूरा पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं रखता, लेकिन बाकी पैसा वह अपने पास रखता है। अब समझिए फिल्म का नाम आई नोबडी क्यों रखा गया है। राजीवन शुरुआत में एक ऐसा आदमी है जिसे कोई महत्व नहीं देता। एक साधारण सरकारी कर्मचारी, न कोई ताकत, न कोई बड़ा नाम। लेकिन अचानक 17 करोड़ रुपए की वजह से पूरा शहर उसके पीछे पड़ जाता है। हर कोई उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। फिल्म दिखाती है कि पैसा लोगों की सोच और इंसानियत दोनों बदल सकता है। शुरुआत में राजीवन सिर्फ एक पीड़ित आदमी था, लेकिन परिस्थितियां उसे धीरे धीरे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करती हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और अंत में वह पैसा अपने पास रखकर खुद भी उसी दुनिया का हिस्सा बन जाता है जिससे वह पूरी फिल्म भागता रहा था।
राजीवन ने बैंक नहीं लूटा था, लेकिन आखिर में वही 17 करोड़ रुपए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन गए। और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा सवाल है, अगर आपकी जिंदगी बदलने के लिए 17 करोड़ रुपए आपके हाथ लग जाएं, तो क्या आप उन्हें वापस कर देंगे या अपनी किस्मत बदल लेंगे? यही थी आई नोबडी की पूरी कहानी और अंत का राज।